बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र व्यूज। मैं सौरभ शर्मा आपके साथ। इस प्रोग्राम में बातें होती हैं खुलकर, वो बताते हैं आपको जो कोई और नहीं बताता। और आज हमारे प्रोग्राम में बड़ा भी एक मेहमान है, उसके बाद बड़ा भारी भरकम पैनल है वजनदार पैनल है। प्रदीप सिंह जी आ चुके हैं प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत आपका, लंबी छुट्टी बना के आए आप। विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत सर आपका। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जी भी हैं, बहुत स्वागत देवेंद्र आपका भी। बात करेंगे आपसे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक बार फिर ये भाषा के नाम पर मार पिटाई, मराठी हिंदी ये सब कुछ शुरू हो गया है। अब ये जो कुछ नजर आता है उसमें तो सब कुछ बड़ा ऑब्वियस है। राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक हो गए। राज ठाकरे इस काम के लिए जाने जाते रहे, वो कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं इस किस्म की आप स्ट्रीट आप कहिए अपनी जोर आजमाइश जो है उत्तर भारतीयों पर दिखाना पहले भी कर चुके हैं। तो फिर इसके पीछे नया क्या है, उस नए को आज हम इस प्रोग्राम में तलाशने की आपके सामने कोशिश करेंगे। वो जो ऑब्वियस नहीं है, जो पीछे पर्दे के पीछे चल रहा है। दोनों भाई साथ क्यों आए? अभी पूरी तरह नहीं आए, इनका अलायंस नहीं हुआ है, लेकिन एक मंच पर आ गए दोनों ने, बातें एक सी कहीं। दोनों का एक कॉमन एनिमी दिखाई देता है, वो है बीजेपी और एकनाथ शिंदे। तो ठीक है, उनके खिलाफ दोनों का एक साथ आ जाना। लेकिन राज ठाकरे तो कभी बीजेपी के भी करीबी हो गए थे, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, विधानसभा चुनाव में ही। तो फिर उसके बाद अभी अचानक ऐसा क्या हो गया? और लोग बताते हैं कि ये इन्होंने जो मराठी को लेकर आंदोलन शुरू किया है, अभी इससे पहले बीजेपी ने कुछ प्रयास भी किए थे कि इनको मना लिया जाए या अपने साथ ही शांत रखा जाए, लेकिन फिर वो क्यों नहीं माने। फिर अभी बीएमसी का चुनाव होने वाला है, तो सब समीक्षक एक राय है कि उसकी वजह से भी ये भाषा विवाद को आगे ज़्यादा हवा दी जा रही है। लेकिन डेटा क्या बताता है, इसकी बात हम करेंगे। और पर्दे के पीछे इन नेताओं के बीच में चल क्या रहा है, क्योंकि ये जो ऑब्वियस सामने एक बयानबाजियां होती हैं, पीछे से उन्हीं लोगों के साथ हाथ भी मिले होते हैं कई बार नेताओं के। और महाराष्ट्र में तो इतने पार्टियां हो चुकी हैं, इतने स्टेक्स हैं अलग अलग लोगों के और नेताओं के, तो उसके बीच में से आज कुछ नई बात हम लोग ढूंढेंगे। सर पहली नजर में क्या दिखता है ये आज जैसे हुआ? एक इन्होंने एक गुजराती बोलने वाले दुकानदार के साथ मारपीट की थी राज ठाकरे की पार्टी के लोगों ने, मामला वो बढ़ गया। आज उस व्यक्ति के समर्थन में गैर मराठी लोगों ने एक मार्च निकाला था, उसके विरोध में मनसे ने आज अपना मार्च निकालने की कोशिश की। उस मार्च में आज पुलिस के साथ जो है उनकी कुछ तनातनी भी हुई है, कुछ लोग हिरासत में भी लिए गए। लेकिन जो हमें रिपोर्टर से ग्राउंड में पता चला, उस मार्च को ग्राउंड सपोर्ट था, राज ठाकरे के मार्च को अच्छी खासी भीड़ भी उसके अंदर आई थी। तो कुछ सेंटिमेंट मुंबई में बन रहा है क्या एंटी नॉर्थ इंडियन या गैर मराठी लोगों के खिलाफ? दो डूबते हुए लोग तिनका खोज रहे हैं कि तैर जाएं उसके सहारे। राज ठाकरे की कोई राजनीतिक हैसियत कभी बनी नहीं। जब तक बाला साहब ठाकरे के साथ रहे तो एक भ्रम बना हुआ था कि उनके जैसा बोलते हैं, उनकी शैली है, वही राजनीतिक वारिस होंगे, और राज ठाकरे आ जाएंगे तो तूफान आ जाएगा, शिवसेना नंबर 1 की पार्टी हो जाएगी। तो उन्होंने छोड़ दिया। इसी तूफैल में जब बाला साहब ने तय किया कि उद्धव ठाकरे को विरासत सौंपेंगे अपनी, और उसके बाद से ज़ीरो हो गए। मैक्सिमम जो 2009 में उनके 12 एमएलए जीते थे, उसके बाद कभी उसके बाद जो है आज की तारीख में महाराष्ट्र विधानसभा में उनका एक भी विधायक नहीं है। 2009 में 13 जीते थे, 14 में 1, 19 में 1, 24 में 1 भी नहीं जीता। ये रास्ता तो ये उनकी राजनीतिक हैसियत है। ठाकरे नाम सरनेम होने के बावजूद, और राजनीतिक हैसियत काम से बनती है, केवल नाम से नहीं। ये एकनाथ शिंदे ने करके दिखाया। एकनाथ शिंदे के साथ तो ठाकरे सरनेम है नहीं, और उन्होंने सीधा झगड़ा मोल लिया उद्धव ठाकरे से। उस समय सबको लगता था कि सिंपैथी जो है उद्धव ठाकरे को मिलेगी। धोखा दिया है, गद्दार कहा जा रहा था बहुत से जो उद्धव ठाकरे के समर्थक थे उनके द्वारा। लेकिन एकनाथ शिंदे ने साबित किया कि जमीन पर लोग उनके साथ हैं। शिवसैनिकों का एक बड़ा तबका उनके साथ है, और उसी का नतीजा हुआ कि लोकसभा में भी जब बीजेपी के गठबंधन ने बहुत खराब किया, तब भी एकनाथ शिंदे की पार्टी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी से बेहतर परफॉर्म किया, और विधानसभा में तो बहुत ही बेहतर किया है। तो दो चुनाव का टेस्ट एकनाथ शिंदे पास कर चुके हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे परेशान दिख रहे हैं इसमें। मराठी का मामला है, उनकी पार्टी के नेता ने जो उसी बेल्ट को ठाणे से ही हैं एकनाथ शिंदे, वहीं सब कुछ हो रहा है। उनकी पार्टी के विधायक ने तो ये कहा, मंत्री भी हैं शायद,
उन्होंने कहा कि इनको तो इजाजत मिलनी चाहिए थी अपना मोर्चा निकालने की, राज ठाकरे की पार्टी को। मैं बात करूंगा पुलिस कमिश्नर से, वो तो समर्थन में आ गए। नहीं, ऐसा है कि मराठी का विरोध कोई मराठी नहीं, महाराष्ट्रियन नहीं कर सकता है। आप कहेंगे कि मराठी भाषा के समर्थन में हम कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, उसका विरोध करने कोई नहीं आएगा। लेकिन ये भी है कि आप कहें कि हिंदी के विरोध में हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो कुछ लोग आ जाएंगे, लेकिन वो टिके रहेंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। देखिए, ऐसा है कि ये झगड़ा जो है शुरू हुआ जब दोनों प्रदेश बने, तब से है। एक फॉल्ट लाइन बनी हुई है मराठी और गुजराती की। उस समय बड़ा झगड़ा हुआ था, बल्कि इस पर जो है दंगे भी हुए थे कि मुंबई कहाँ रहे, महाराष्ट्र में कि गुजरात में। गुजराती चाहते थे गुजरात में रहे, क्योंकि मुंबई में एक कब्जा, एक तरह से कहिए व्यापार पर, कहिए दूसरी जगहों पर, वो गुजरातियों का था। फिर एक सजेशन आया कि इसको एक केंद्र शासित क्षेत्र बना दिया जाए, वो भी नहीं हुआ। आखिर में महाराष्ट्र के साथ मुंबई रही। तो जो ताकत है, अब आप हिंदी का विरोध कर रहे हैं तो आप सबसे पहले तो बॉलीवुड को निकालिए, कहिए कि महाराष्ट्र में जो सिनेमा बनेगा सिर्फ मराठी में बनेगा, इतनी हिम्मत है। या फिर गुजरातियों के खिलाफ है, दो समुदायों का जिक्र किया ना, गुजराती और मारवाड़ी, तो फिर उनको निकाल दीजिए। तो आपका जो ये स्टेटस बना हुआ है कि देश की आर्थिक राजधानी है, तो जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं शेयर मार्केट से लेकर सब जगह, वहाँ गुजरातियों और मारवाड़ियों का कब्जा है। तो ये भावना भड़काना तो आसान है। देखिए, कोई नहीं कहेगा, गुजराती भी नहीं कहेगा कि हम मराठी के खिलाफ हैं, कोई उत्तर भारतीय भी नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलता। और उत्तर भारतीयों में अगर आप मुंबई में जो रहा है देखा हो, तो जो नई पीढ़ी है वो सब मराठी बोलते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। उनके घर में हिंदी का अखबार आता हो ना आता हो, मराठी का अखबार आता है। और ये करके आप दरअसल कर क्या रहे हैं? आप कुएं के मेढक बनना चाहते हैं। आप महाराष्ट्र से बाहर, महाराष्ट्र के युवकों के लिए सारे अवसर बंद करना चाहते हैं। हिंदी मत पढ़ो, हिंदी मत सीखो। सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी किसी भारतीय भाषा में रोजगार की, व्यापार की है तो वो हिंदी में है। तो आप वो रास्ता बंद कर रहे हैं। और जबकि हिंदी को थर्ड लैंग्वेज और इलेक्टिव बना दिया गया। इलेक्टिव ये भी नहीं, कंपलसरी है। कंपलसरी होती तब आप विरोध करते, तब भी समझ में आता है। दूसरा, ये कॉलोनियल माइंडसेट, अंग्रेजी का विरोध नहीं करेंगे, हिंदी का विरोध करेंगे। आपने कहा डूबते को तिनके का सहारा, दोनों एक दूसरे के लिए तिनका बने हुए हैं। मतलब ये डेस्परेट बिल्कुल डेस्परेट अटेम्प्ट है। देखिए, राज ठाकरे का तो मेरा मानना है कुछ है नहीं। ये सिर्फ गुंडागर्दी करने के अलावा कि उत्तर भारतीयों को पीटो, उनको मारो, इसके अलावा उन्होंने अपनी पूरी राजनीति में कुछ किया नहीं है। कोई उपलब्धि नहीं है उनकी कोई विचारधारा नहीं है। एक दिन मोदी की प्रशंसा करते हैं, दूसरे दिन गाली देते हैं। एक दिन शरद पवार से मिलते हैं, दूसरे दिन उनके खिलाफ बोलते हैं। एक दिन उद्धव ठाकरे को तो बहुत समय से विरोध कर रहे हैं, अब उद्धव ठाकरे से दोस्ती हो गई। देवेंद्र फडणवीस के यहाँ मिलने चले जाते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं। तो वो क्या हैं ये पता नहीं, उनको भी मालूम है कि नहीं। तो उनकी कोई राजनीतिक हैसियत महाराष्ट्र की राजनीति में है नहीं। उद्धव ठाकरे के लिए पॉलिटिकल सर्वाइवल का सवाल है। ये जो स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं, खासतौर से बीएमसी के जो चुनाव हैं, वो तय करेंगे कि उद्धव ठाकरे की पार्टी का सर्वाइवल कितना लंबा होगा। सर्वाइवल, बिल्कुल सर्वाइवल का सवाल है। अच्छा। अगर यहां एकनाथ शिंदे और बीजेपी मिलकर बेहतर करते हैं तो फिर उद्धव ठाकरे के लिए बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि यही बीएमसी ही ब्रेड एंड बटर है उद्धव ठाकरे की पार्टी का। अच्छा, मैं आपको डेटा देता हूं तो उससे भी क्लियर हो जाएगा। जो पिछला चुनाव हुआ था, 2017 में चुनाव हुआ था, 3 साल पहले हो जाना चाहिए था, चुनाव नहीं हुआ। उसमें बीजेपी को 82 सीटें, शिवसेना को 84 सीटें। शिवसेना यूनाइटेड तब थी, तो शिवसेना का कुछ दबदबा है मुंबई शहर पर। सर, मैं लेकिन अगला सवाल मैं ये करना चाहता हूँ, ये सारी लड़ाई भाषा के नाम पर हो रही है और वो भी मुंबई शहर में ज्यादा। मुंबई के बाहर तो हम कुछ ऐसा देख नहीं रहे। मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली, मुंबई ऐसे शहरों का कोई रीजनल कैरेक्टर बचता है क्या, बचा हुआ है क्या? क्या आप आज दिल्ली को नॉर्थ से बांध सकते हैं, या मुंबई को मराठी से जोड़ सकते हैं, या दिल्ली को पंजाबी या हिंदी से जोड़कर देख सकते हैं? मैं एक थोड़ा सा डेटा आप मुझे ज्यादा दे दें, क्यों मैं ये कह रहा हूं। मुंबई में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, इसका आप डेटा निकाल लीजिए। 29%, 35% बोलते हैं मराठी,
35% बोलते हैं, सिर्फ ज्यादा नहीं। मुंबई में 29% बोलते हैं हिंदी, 12% बोलते हैं उर्दू, 11.5-12% बोलते हैं गुजराती, भोजपुरी बोलने वाले 2% है, तमिल बोलने वाले 2.5% है, तेलुगु बोलने वाले 2% है। कैसे आप ये मतलब कोंकणी बोलने वाले भी होंगे, कोंकणी बोल मतलब और भी होंगे अलग अलग लोगों से। भाषा हो गई तो आप दिल्ली में निकाल लें तो दिल्ली में भी इसी प्रकार का आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, हर भाषा का। दिल्ली और मुंबई ये दो शहर रीजनल तो है ही नहीं, ये ग्लोबल है, ये ग्लोबल है। अंग्रेजी बोलने वाले भी यहाँ सबसे ज्यादा होंगे मुझे लगता है, और इनको रीजनल में आप बांध भी नहीं सकते। दिल्ली में भी इस तरह की बीच बीच में पहले राजनीति होती थी, जब पंजाबी वर्चस्व था उत्तर भारतीयों को लेके, खासकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को लेके यहाँ कंटेम्प्ट था लोगों में, लेकिन धीरे धीरे यहाँ की डेमोग्राफी ने अब ऐसा कर दिया। आज भी मिल जाते हैं ऐसे लोग, हाँ, लेकिन अब राजनीति यहाँ पर आक्रमण हो गया यूपी या बिहार, हाँ, लेकिन वो कोई पॉलिटिकल इशू नहीं बन पाता है, क्योंकि अब कोई पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती दिल्ली में उत्तर भारतीयों को, यानी उत्तर भारतीय नहीं पूर्वांचलियों को गाली दे करके पॉलिटिक्स ही नहीं कर सकती। मुंबई की जहां तक बात है कि मुंबई में क्या है कि उद्धव ठाकरे के सामने, राज ठाकरे जैसा प्रदीप जी ने कहा, मैं भी सहमत हूं कि उनकी वो तो राजनीति को तो कोना तलाश रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2019 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रचार कर रहे थे, बड़ी बड़ी रैलियां उन्होंने, बड़ी पब्लिक आ रही थी, सुन रही थी, लेकिन बीजेपी जीती थी वहां पर। और उसके बाद फिर वो बीजेपी के साथ चले गए। उनका एक तो उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ी दुविधा क्या है, उद्धव ठाकरे के सामने क्या है, हिंदुत्व की राजनीति का में अगर वो लौटते हैं तो वो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है हिंदुत्व की, बीजेपी का कॉपीराइट है, होलसेल डीलर वो है हिंदुत्व की, आप उसकी बी टीम बनिए या तो। अब उनके सामने एक ही रास्ता है, मराठी स्वाभिमान, महाराष्ट्रीय अस्मिता जो है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने जब शुरू किया था तो महाराष्ट्र अस्मिता से ही शुरू किया था, गुजरातियों के खिलाफ, तमिलियों के खिलाफ, बाद में वो हिंदुत्व पर आ गए थे। तो उद्धव ठाकरे अब मराठी के मुद्दे को लेकर के अपनी एक राजनीति, क्षेत्रीय राजनीति करना चाहते हैं, जैसे स्टालिन तमिलनाडु में कर रहे हैं तमिल अस्मिता के लेके, ममता बनर्जी बंगाल में बंगला अस्मिता की बात करती, वो उसी राजनीति को, उसी रास्ते पर उद्धव ठाकरे जाना चाहते हैं। क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दो पार्टियां ऐसी हैं, ये एक सीमा के बाद क्षेत्रीय राजनीति नहीं कर सकती, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं। बीजेपी की भी सीमाएं हैं, उसको महाराष्ट्र से बाहर भी पॉलिटिक्स करनी है। कांग्रेस इसीलिए उस मीटिंग में नहीं गई, जब बुलाया भी गया था जहां राज और ठाकरे, कांग्रेस बहुत अनकंफर्टेबल है, क्योंकि उसके सामने समस्या, जो बिहार में भी चुनाव लड़ना है, उत्तर प्रदेश में लड़ना है, वो कैसे उनके साथ जाएगी, तो वो उसके लिए दुविधा है। तो उद्धव ठाकरे अब उस पिच पर बैटिंग करना चाहते हैं, और राज का उनको साथ मिल गया है। तो बीएमसी का चुनाव इसका लिटमस टेस्ट होगा, टेस्ट केस होगा कि उनका ये कार्ड कितना चलता है इसमें, क्योंकि अब अच्छी खासी संख्या उत्तर भारतीयों की भी मुंबई में है। बता देता हूँ, 1.25 करोड़ आबादी है मुंबई की, 1.25 करोड़, और उसमें अनुमान ये है, क्योंकि सेंसस तो आखिरी 11 में हुआ था, 35 लाख नॉर्थ इंडियंस रहते हैं मुंबई में। 1.25 करोड़ की आबादी में 35 लाख नॉर्थ इंडियंस है सर, और उस 35 लाख में भी 25 लाख बिहारी हैं। 35 लाख ये होंगे, फिर गुजराती भी होंगे, तमिल भी होंगे, हाँ, गैर महाराष्ट्रियन जो है उनको भी आप जोड़िए। तो जब आप मराठी की बात करेंगे तो वो पूरा एक ब्लॉक पोलराइज होगा, ये भी तो होगा ना। तो इसलिए इतना आसान नहीं है। उस मराठी ब्लॉक में भी एक प्रॉब्लम है सर, जो कोशिश बीजेपी कर रही है कि इसको हिंदू का मुद्दा बना दो। हाँ, बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा, बीजेपी इसको हिंदू का मुद्दा बनाना चाहती है, इसलिए उसके नेता आशीष शेलार ने बोला, एक नारायण राणे के बेटे जो है नितेश राणे, उन्होंने बोला, या निशिकांत दुबे ने यहाँ दिल्ली से बोला कि आप मुसलमानों से बुलवा के दिखवा लो मराठी, मुसलमान बोल दें। अब वो सीधे सीधे नहीं बोलते हैं, कोई कहता है जावेद अख्तर से बुलवा के दिखा दो, आमिर खान से बुलवा के दिखा दो। नितेश राणे ने कहा कि उस इलाके में जाके जरा करके गुंडागर्दी दिखाओ, मारपीट करके दिखाओ। कैसे करेंगे? वो वोट उद्धव ठाकरे को मिला है पिछले साल। हाँ, नहीं, राज ठाकरे के लिए कहा, राज के लिए कहा, जिनका कोई वोट नहीं है, उनकी भी हिम्मत नहीं है। देखिए, ये मेरा मानना है कि देवेंद्र फडणवीस की कमजोरी से हुआ है, इनको ये मौका मिला है। एक समय मुंबई में और महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के खिलाफ बड़ा तेज अभियान चला था शिवसेना का। चंद्रशेखर जी उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने फोन किया बाला साहब ठाकरे को, कहा मैं चंद्रशेखर बोल रहा हूं, आज शाम 5 बजे तक पूरे महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के खिलाफ जो कुछ हो रही है हिंसा बंद हो जानी चाहिए, नहीं तो अपने देश के लोगों की रक्षा के लिए मुझे किसी राज्य सरकार के किसी कंधे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। और बंद हो गया। अच्छा। तो अब जब आप दोनों तरफ खेलने की कोशिश करेंगे, गुडी गुडी बने रहना चाहेंगे, लॉ एंड ऑर्डर ऐसे नहीं कंट्रोल होता।
लॉ एंड ऑर्डर हमेशा आयरन हैंड से ही कंट्रोल होता है सर। टू बी फेयर, अभी भाषा के नाम पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अभी खराब हुई नहीं। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर ऐसे तो की है। सिचुएशन बनी ये- नहीं नहीं, लॉ एंड ऑर्डर ही तो है। एक दुकानदार को जाके आप पीटने लगे। हुआ है अभी, मतलब वो भाई, इशू अभी हाथ से नहीं निकला नहीं, है। हम दुकान पर जाए, हम डरते हुए जाए भाई, नहीं हो रहा है इसलिए कि हम डरते हुए जाएं। अब हमको डर लग रहा है कि हम हिंदी में बोले, मराठी तो हमको आती नहीं, तो दुकान हम क्या खोलेंगे ना करें? खोले, दुकान खोलेंगे ना खोले। तो अरे एक अब दिल्ली क्या सोच, क्योंकि आपने चंद्रशेखर जी की बात की, उन्होंने ऐसा कहा था, तो इस वक्त दिल्ली क्या सोच रही है? उससे पहले आपको एक मजेदार बात बताऊं। अभी जो क्योंकि बात हुई कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप मुसलमानों से बुलवा के, वो तो उर्दू बोलते हैं, मराठी बुलवा दो। मुंबई में रहने वाले मुसलमानों में भी 70% नॉर्थ इंडियन है। हाँ, उत्तर उत्तर प्रदेश प्रदेश, सब बिहार नॉर्थ से से ही आए हुए। बिहार के हैं। हाँ। मैं तो कितनों को जानता हूँ जो आजमगढ़, जौनपुर और इधर से हैं, हाँ, पूरे तो उत्तर प्रदेश के। मतलब उसमें भी वैसे- सिलेक्टिव है। नॉर्थ इंडियन जो है प्रॉब्लम, वो भी गैर मुसलमान से ही है। मुसलमान नॉर्थ भाई, इंडियन से हरियाणा प्रॉब्लम पंजाब नहीं के है। लोगों का बहुत बड़ा कंट्रोल है वहाँ, जो अब ट्रांसपोर्ट सर दिल्ली कुछ इस बात को लेकर चिंतित है जो महाराष्ट्र में हो रही है? देखिए, कंट्रोवर्सी बड़ी ना हो ये तो कंसर्न रहेगा ही। और आप इसके पहले भी आपने देखा होगा कि सुरेश भैया जी जोशी ने जो कहा कि मराठी थोपनी नहीं चाहिए, उसके बाद सफाई देना पड़ा तुरंत, जबकि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। बड़ी जल्दी डिफेंसिव हो जाते हैं। ये देखिए, मराठी अस्मिता, मराठी भाषा, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं ना, इसको आप टेक्टफुली ही हैंडल करना होगा। उसको आप इस तरह से नहीं कर सकते। जैसे बीजेपी में ही अगर देखें, ये सब कुछ जो हो रहा है सौरभ, लोकल बॉडी इलेक्शन को लेकर हो रहा है। बीजेपी नहीं चाहेगी कि ये विवाद इतना बड़ा हो जाए कि लोकसभा जैसी स्थिति हो जाए। विधानसभा चुनाव में एक हैं तो सेफ हैं जैसे नारे ने बीजेपी को रिजल्ट दिया। लोकसभा चुनाव में मराठा आरक्षण के सहारा है, मराठी प्राइड को उन लोगों ने ज़्यादा कर दिया, उसका नुकसान हुआ बीजेपी को, बीजेपी गठबंधन को। तो उस चीज़ को एकदम न्यूट्रलाइज रख के कोशिश ये की जाएगी कि हिंदुत्व, एकता, इस तरह की चीज़ों पे ही जाया जाए लोकल बॉडी इलेक्शन में भी। क्योंकि लोकल बॉडी का बजट के हिसाब से सौरभ समझे कि सिर्फ मुंबई का मुझे लगता है 60,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का होगा। बाकी सारे लोकल बॉडी मिला दें अगर तो 1.25 लाख करोड़ के आसपास उनका बजट होगा। तो इतनी बड़ी संपत्ति जहाँ हो तो उद्धव ठाकरे के पास तो वही एक सहारा है ना। दूसरी चीज़ कि लोकल बॉडी का जो कैरेक्टर है वो अभी भी पूरी तरह से रीजनल माइंडसेट वाला है। अब जैसे जो मराठी वोटर आप कह रहे हैं सौरभ की 35% है, उस 35% का जब वोटिंग परसेंटेज आप देखेंगे ना तो 80-90% वो लोकल बॉडी में वोट करते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो नॉन मराठी लोग हैं उनके लिए लोकल बॉडी इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। वो विधानसभा में खुल के वोट करेंगे, वो लोकसभा में और ज़्यादा खुल के वोट करेंगे। तो लोकल बॉडी का कैरेक्टर मराठी डोमिनेटेड है। जब बीजेपी भी आप देखेंगे कि बीजेपी या शिवसेना जो शिंदे वाले हैं जब अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट करेंगे तो इनके मराठी कैंडिडेट ज़्यादा होंगे। तो उस प्राइड को चोट पहुँचा के बीजेपी का गोल क्या है बीएमसी इलेक्शन को लेकर के? मतलब अपने दम पर जाना या एकनाथ शिंदे भी अच्छा निश्चित तौर पे शिंदे के साथ, निश्चित तौर पे शिंदे के साथ रहना। और इन लोगों के लिए ज़रूरी ये समस्या है कि अगर राज ठाकरे को आप लेके आते हैं कांग्रेस छिटकेगी। राज ठाकरे आपके टेबल पे कुछ नया लेके नहीं आ रहे हैं। जो ऑलरेडी, जैसे राज ठाकरे अभी तक लोकल बॉडी की अगर बात कर लें तो सबसे ज़्यादा सीट उनकी 28 आई है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने अपने दम पे आज तक, शिवसेना ने बाला साहब के ज़माने से कभी लोकल बॉडी अपने दम पे नहीं जीता। हर बार किसी न किसी के सहारे ही आपकी सरकार बनी। तो उस कंडीशन में अगर कांग्रेस भी छिटक जाए तो इनके लिए ज़्यादा मुसीबत होगी। बीजेपी के लिए वैसी कोई मुसीबत वाली बात नहीं। इस मामले पे इतने अग्रेसिव नहीं है। हाँ, उनको पता है ना कि ये ज़्यादा अगर हम किए तो अच्छा, अधिकांश लोकल बॉडी में अगर आप देखेंगे जो उद्धव ठाकरे के लिए अभी ज़्यादा चिंता की बात है कि बाला साहब के लिए मुंबई से ज़्यादा प्रिय ठाणे हुआ करता था, जहाँ से शिंदे आ रहे हैं। ठाणे लोकल बॉडी में आज कहीं है ही नहीं। आप उल्लासनगर कहीं रहेंगे नहीं, नवी मुंबई कहीं रहेंगे नहीं, विरार, वसई विरार की बात कर लें वहाँ पे हेमंत और बीजेपी आपने। दो सवाल मेरा और रहेगा, ये बताइए कि आप इस बात से सहमत हैं कि ये उद्धव ठाकरे के लिए सर्वाइवल की बात है बीएमसी का इलेक्शन? इसमें कोई दो राय नहीं कि उनको, इनके पास अब सत्ता के लिए यही चीज़ चाहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि लोकल बॉडी मराठी कैरेक्टर का है, वो चाहेंगे कि सत्ता की कम से कम ये जगह अगर उनके पास रहे तो मोर देन हैप्पी रहेंगे। विधानसभा का दर्द उनके पास कम रहेगा। उनकी सीटें भी देखें तो 10 सीटें कहाँ से आई? एमएमआर रीजन से ही आई है। एट एनी कॉस्ट उद्धव ठाकरे को ये चाहिए पूरा। ये अगर इसमें गए बाहर तो फिर जो अभी जैसे उनके काउंसिलर पिछली बार सौरभ जो जीते थे 84, 60-65 उनको छोड़ के जा चुके हैं। अच्छा, तो जमीन एकदम से खिसक जाएगी अगर इस पर बाहर गया। अब दूसरी बात, राज ठाकरे के कब बीजेपी की सोच क्या है राज ठाकरे को लेकर? कभी इनके बेटे को चुनाव लड़ाना चाहती है वो विधानसभा चुनाव में, कभी मोदी जी की तारीफ करते हैं, सही आपने कहा, कभी कोसने लगते हैं। अभी हम तो ये भी सुन रहे हैं कि इस इशू से पहले थी बीजेपी टच में थी इनसे। हाँ, दो चीजें सर। पहली बात तो ये है कि विधानसभा चुनाव में टच में थी, बेटे को चुनाव लड़ाया गया और बेटा का जो पोजीशन रहा उसके बाद इनकी राजनीतिक औकात बीजेपी को भी समझ में आ गई
कि भाई कहाँ है, अपनी सीट, एक सीट अपने इनके बेटे नहीं निकाल पा रहे हैं। आदित्य ठाकरे दूसरी तरफ जीत रहे हैं, बहुत मुश्किल से जीत रहे हैं। इन दोनों का एक मंच पे आपने एक बहुत दिलचस्प चीज़ उसमें देखे होंगे, दोनों की पत्नियाँ थी साथ, दोनों सिस्टर हैं, और इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की लड़ाई तो थी सिस्टर है, हाँ कज़न है। अच्छा। और इनकी दोनों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा की लड़ाई तो थी, पर्दे के पीछे वहाँ भी ज़बरदस्त टसल थी, इसलिए सामने ला के मैसेज दिया गया कि अब सब ठीक है। तो उस कंडीशन में बीजेपी को पता है कि राज ठाकरे बहुत ज़्यादा यूज़ के उनके लिए रह नहीं गए हैं, और इस तरह के कंडीशन में बीजेपी तो शिंदे के ऊपर दबाव रखेगी सीटों को लेके, तो राज ठाकरे को कितना ही अकोमोडेट कर सकती है। तो वहाँ पर इनके पास यही चाह रहा है कि हम उद्धव के साथ जाएं, मराठी प्राइड, मराठी अस्मिता, उसके सहारे जो सीटें अब जीत सके। लेकिन राज ठाकरे इतने मूडी नेता हैं, महाराष्ट्र के पत्रकार ये बताते हैं कि जब शाम होती है तो इनके दिन की शुरुआत होती है, मेहनत करने की आपको आदत नहीं, ग्राउंड पे आप मेहनत नहीं करते, तो सिर्फ डायलॉगबाजी से कितना काम चलना, वो भी डायलॉगबाजी ऐसी कि मूड के हिसाब से स्विंग होते रहता है। हर भाषण में यही होता है, कान के नीचे लगा दो, मुझे तो यही याद आता है। तो ये इस वक्त मतलब राज ठाकरे को कोई गंभीरता से लेता नहीं महाराष्ट्र में। एंटरटेनमेंट का सामान हो गए हैं, सुनने के लिए खूब आते हैं लोगों को, भाषण सुन के मजा आता है, अच्छा लगता है, बस उसके बाद उन जितने लोग आए हैं उसमें से 5% भी उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है। ये है राज ठाकरे की राजनीतिक हैसियत। 2019 में इतनी भीड़ होती थी उनको सुनने के लिए, मैंने तो उसमें महाराष्ट्र कवर कर रहा था, लगता था कि उद्धव ठाकरे तो उड़ जाएंगे, हाँ उड़ जाएंगे, और राज ठाकरे बहुत बड़ी फोर्स बन रहे हैं, और फंडिंग कहाँ से थी वो सब मालूम है, वो पूरा उनको जो है कैसे प्रॉपअप किया गया था, और उन जहां सीटों में गए वहां बीजेपी जीती। इसलिए भी ज्यादा बात उद्धव ठाकरे की हमको करनी चाहिए। उद्धव ठाकरे का की पार्टी का हिंदुत्व कैरेक्टर पूरी तरीके से इरोड हो चुका है, आप मानते हैं? अब बिल्कुल जिस तरह से वो लोकसभा चुनाव में या मुख्यमंत्री बनने के बाद से जो रुख उन्होंने अपनाया, उसके बाद हिंदुत्व के पिच पर उनके लिए मतलब वो तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली बात है। अगर वो लौटेंगे तो मरेंगे, नहीं लौटेंगे तो मरेंगे, दोनों तरफ उनके लिए मुश्किल है। आप याद कीजिए ना, हम ही लोग विधानसभा चुनाव की बात करते थे, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले इंडिकेशन दे दिया था कि मैं बीएमसी का इलेक्शन अकेले लड़ूंगा, मतलब इस कांग्रेस और एनसीपी के साथ नहीं लड़ूंगा। तो यही चर्चा थी कि अब शायद इनको रियलाइज हो गया है कि भाई मुझे अपनी पुरानी पिच पर जाना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन सवाल यह है कि अभी जो उनको विधानसभा और लोकसभा में सीटें मिली हैं वो कांग्रेस के साथ के कारण जो मुस्लिम वोट मिला है उसके कारण मिली है। सही बात है। तो ठीक है, शरद पवार का ये मतलब, अब तो शरद पवार के साथ हैं भी नहीं, पहले भी नहीं लड़ने वाले थे क्योंकि बीएमसी में कुछ है नहीं उनकी पार्टी का, एनसीपी शरद पवार का। कांग्रेस का निश्चित रूप से है, लेकिन बहुत घट गया है, क्योंकि कांग्रेस की असली स्ट्रेंथ जो है लंबे समय तक उत्तर भारतीय थे, जो अब बीजेपी के साथ चले गए। तो इसलिए जो है कांग्रेस का भी नॉर्थ इंडियन कांग्रेस का वोटर था मुंबई में। हाँ, अच्छा, पूरी तरह से बड़े बड़े नेता ज्यादातर ये होता था। अपवाद छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश, बिहार में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार होती थी जिस पार्टी की, उसके साथ जो है उत्तर भारतीय जो है मुंबई का रहता था। कांग्रेस सत्ता में रही तो उसके साथ रहा। जैसे जैसे कांग्रेस सत्ता से बाहर होती गई, बीजेपी आगे बढ़ती गई, राज्य में फिर केंद्र में, तो बीजेपी से जुड़ते गए। तो ये बीजेपी के लिए प्रॉब्लम नहीं है नॉर्थ इंडियन और मराठी साथ में रखना? नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बीजेपी के लिए। जो उन्होंने अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया है वो मेरा मानना है कि पॉलिटिकली बहुत समझदारी का कदम उठाया है। पहली बार इस तरह से बीजेपी ने एक संकेत दिया है कि वो किसी मराठा को लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करने जा रही है, या कहें प्रमोट करने जा रही है। और कहां से आते हैं वो? शिंदे और उद्धव ठाकरे का जो गढ़ है ठाणे जिले से आते हैं। डोंबिवली कल्याण से जो है विधायक है, चौथी बार के विधायक है, और वहां उनका बड़ा असर है, और उस पर से जो है मराठा है। ओके। तो कुल मिलाकर उनका बनना, प्रदेश अध्यक्ष बनना, ये शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों के लिए परेशानी का कारण है, और कोंकण और सिंधुदुर्ग में भी असर है इनका। ओके। तो बीजेपी का बिहेवियर एक बड़ी पार्टी वाला बिहेवियर है, मतलब सबको साथ, नेशनल पार्टी है, उसको तो सबको साथ दिखाई ही पड़ेगा। वो उस तरह कर ही नहीं सकती वो मराठी पिच चली जाए, या वो हिंदुत्व की पिच तो उसकी अपनी पिच है, लेकिन उसको तो एक बड़ी पार्टी के रूप में रहना। सर, अब जरा कुछ बयानों की बात कर लें, क्योंकि बयान इस बार बड़े मजेदार। जब ये सौरभ चुनाव होगा लोकल बॉडी का, तब बिहार में चुनाव हो रहे होंगे, तो जो भी यहाँ बोला जाएगा उसका असर वहाँ होना है।
तो बयानों में ये कि जब ये हुआ तो सबसे पहले बीजेपी की तरफ से जो कठोर बयान आया वो था निशिकांत दुबे का, जो सांसद हैं, और वो काफी कठोर बयान था। उन्होंने तो यहां तक मतलब अपने बयान में साबित करने की कोशिश की भी आप फाइनेंशियल कैपिटल हो तो किसके दम पर हो, वहां व्यापार करने वाले कौन लोग हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट कौन हैं, मराठी बोलने वाले लोग हैं क्या, कौन है वो। फिर उन्होंने ये कहा कि ठीक है तुम अपने घर में शेर हो तो यहां आ जाओ, इतने बहादुर हो तो बिहार में आ जाओ, झारखंड में आ जाओ, यहां आकर के करके दिखाओ जो तुम करो, तुम मानेंगे तुम में बहुत दम है। मैं तो बहुत अच्छी तरीके से बोल रहा हूँ, उन्होंने बहुत खरी बात, बस ऐसे शब्दों में बात को कह दी थी। तो उसका जवाब फिर संजय राउत ने दिया। संजय राउत ने सारा इस घुमा करके देवेंद्र फडणवीस के सर पे डाल दिया कि आप सहमत है संजय राउत की बात से, निशिकांत दुबे की बातों से, जो उन्होंने कहा, मतलब शेर कुत्ता सब कुछ कर दिया था उन्होंने उस बयान में। तो ये किसी भरोसे पे बोल रहे थे, किसी मतलब मैंडेट पे, या ये अपने निशिकांत दुबे की जो पर्सनालिटी है उनकी, वो ऐसे ही एकदम से बहुत बेबाक अंदाज में कोई बात कह लेते हैं, चाहे राजनीतिक बात हो, मतलब पॉलिटिकली करेक्ट जो हुआ जाता है या उसका जो असर पड़ सकता है उसकी परवाह बहुत ज़्यादा नहीं करते, कई बार बैकफायर करता है उनका स्टेटमेंट। तो पार्टी के हिसाब से या पार्टी की सोची समझी रणनीति वो पार्टी के द्वारा कहलाया गया है, इसका सब ऐसा कोई दूर दूर तक इसकी संभावना इस लिहाज से नहीं कि देवेंद्र फडणवीस ने खुद उनके बयान को खारिज कर दिया, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इन्होंने मतलब, मैंने ये विवाद पहले भी हुए हैं, लेकिन कभी कोई ऐसे दिल्ली से कोई मतलब या नॉर्थ से कोई बहुत ऐसा बयान आता नहीं था, कठोर बयान, जो इस बार आए। हाँ, लेकिन वो पार्टी की तरफ से नहीं, ये मैं कैसे बता सकता हूँ आपको, क्योंकि पार्टी इस बात को लेके ही दबाव में थी कि ये क्या मतलब, ये तो आप उस पिच पे आप जा ही नहीं सकते जिस पे उद्धव या राज ठाकरे लेके जाना चाहते हैं, ये तो उनके पिच पे खेलने जैसा हो गया। राज्य में आपकी सरकार है, इस बात को मतलब अगर गुंडागर्दी हो रही है तो उसको रोकने का काम आपकी राज्य सरकार का है, इसीलिए तो देवेंद्र फडणवीस को बोलना पड़ा। वही कई बयान मूड के कोई हिसाब भी से नेशनल पार्टी का लीडर जो है इस तरह से ऐसे आंचलिक मामलों पर उसको बोलना ही नहीं चाहिए, ये भाषा नहीं हो सकती है आपकी। आप और कुछ भी राजनीतिक विरोध कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की भाषा बोलें, इस तरह की बात करें, ये आपकी पार्टी के कैरेक्टर के अनुसार भी नहीं है और पार्टी हित में भी नहीं है। वो तो है ही नहीं। तो अब चुनाव में क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है महाराष्ट्र में, आपकी समझ क्या कहती है कि मतलब इसका कोई लाभ जो है वो किसी को होता हुआ दिखाई देता है, किसी किस्म का कोई कंसोलिडेशन या पोलराइजेशन मराठी नॉन मराठी के पिच पर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसका चुनाव पर कोई बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। दोपहर में आप ही के प्रोग्राम में थोड़ी देर देखा मैंने, जो महिलाओं से बात कर रहे थे आपके तरफ। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग था वो। तो वो मराठी बोलते बोलते हिंदी बोलने लगती थी। हमारे तो रिपोर्टर थे ग्राउंड पर, उनका कमिटमेंट कितना है। हमारे रिपोर्टर थे ग्राउंड में, यहाँ जब मोर्चा निकाल रहे थे राज ठाकरे, अब मैंने उनसे कहा रिपोर्टर से कि मैंने आप जरा बात कीजिए, कुछ लोगों से पता चले क्या भावना है। वो महिलाओं से बात करने लगे, तो वो अच्छा हमारे रिपोर्टर को मराठी आती थी, मैंने बोला अभी भी जरूरत हो तो मराठी में ही बोलना, यहाँ माहौल गर्म है। तो वो बोलने लगे, तो उन्होंने पूछ लिया कि हिंदी में बात करूं मराठी में बात करूं, बता भी दिया मेरा चैनल हिंदी है। तो उन्होंने कहा नहीं, आज तो हम मराठी में बात करेंगे, आज तो हम मराठी में। हाँ, यही बोला, आज तो हम मराठी में। और मराठी बोलते बोलते बीच में हिंदी निकल जाए। नहीं, उसका कारण है भाई, वो उस महिला को अपने घर में काम वाली के साथ, ऑटो वाले के साथ, ये जितने हैं ज्यादातर तो उत्तर भारतीय हैं वहां पर, उनके साथ तो हिंदी बोलनी पड़ती होगी। तो उसको जितनी मराठी बोलती होगी घर में वो महिला, उतना हिंदी भी बोलती होगी। बाजार में सब्जी लेना है, आप देखिए मुंबई में जितने इस तरह के काम हैं, वो अधिकतम आपको फल वाले। मैं दूसरी बात मैं ये भी सोच रहा था कि इतने हमने आपको बताया 35 लाख नॉर्थ इंडियंस मुंबई शहर में रहते हैं, 1.25 करोड़ की आबादी में, बहुत है भाई। तो क्या वो मना कर देते हैं मराठी बोलने से, या उनको मराठी आती नहीं होगी क्या? जो वहां 20 साल से 25 साल से रह रहा है, जो जिसको आती है वो बोलता है। और नहीं आती है तो ये नहीं कहेगा कि हम बोलेंगे ही नहीं। क्यों बोलेगा? तो कहेगा हमें आती नहीं है। तो ये मतलब कोई मराठी से विरोध है ऐसा नहीं है। नहीं आती, नहीं सीखी या नहीं सीख पाए, जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जो नई जनरेशन है उत्तर भारतीयों की, उनमें से 90% मराठी बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं। बड़ी अच्छी बात है, मानना ही चाहिए। आप जहां रह रहे हो वहां की भाषा। नई जनरेशन वाले चूंकि स्कूलों में जाते हैं ना, तो वहां स्कूलों में मराठी बोली जाती है। एक चीज जो और समझने की रहेगी देवेंद्र, वो बता दें हिंदी को लेकर इस सरकार की सोच क्या है और ये सरकार कहां तक जाना चाहती है। आप तमिलनाडु में देख चुके हैं हिंदी को लेकर के विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक में सबसे खुश अगर महाराष्ट्र के विवाद से हुए तो वो स्टालिन ही हुए। हमने इनफैक्ट कर्नाटक में देखा
हिंदी को लेकर के वहां पर भी अपोजिशन कुछ देखने को मिल रहा है। सरकार ज्यादा पुश कर रही है या बाकी लोग केवल इसमें पॉलिटिक्स ढूंढ रहे हैं? नहीं, सरकार के साथ पुश करने वाली जो चीज़ है सौरभ, वो ये है कि मातृभाषा को लेकर बहुत ज़्यादा आग्रही है लोग। जैसे आप पीएम की बात करें, सरकार के बड़े चेहरों के हिसाब से बात करें, पीएम की बात करें या गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, तो बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि आपकी जो भी मदर टंग आपका है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। हिंदी थोपने जैसी चीज़ या हिंदी को लेकर कोई आप विवाद करें, ऐसा बिल्कुल नहीं रहता। या देश भर में हिंदी जानी जाए, बोली जाए, वो एक कोशिश ये जरूर रहती है कि भाई उस रूप में अगर इसका स्प्रेड हो, जैसे जो नई शिक्षा नीति बनी और उसी के तहत महाराष्ट्र की सरकार ने जो फैसला किया था, वो उसी की एक कोशिश थी कि भाई इसको आप हिंदी को अगर आप स्प्रेड कर रहे हो, अगर इस हिंदी को जान रहे हो तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, आपका फ़ायदा ही है। लेकिन अगर उस पर विवाद होता हो तो विवाद कतई ये लोग नहीं चाहता है। यहाँ ये जरूर चाहता है कि मदर टंग आपके जो है उसमें कहीं कोई विरोध नहीं होना चाहिए। ये कोई विचारधारा के स्तर पर ये कोई बात नहीं है सरकार की या आरएसएस की कि देश में एक कॉमन थ्रेड लैंग्वेज होनी चाहिए तो वो हिंदी होनी चाहिए? तो नहीं, ऐसा थोपने जैसा नहीं। जैसे हिंदी वर्सेस मराठी, हिंदी वर्सेस तमिल, हिंदी वर्सेस तेलुगु, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब ये समझ में आती है कि कोठारी आयोग के समय से जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था उसमें हिंदी थी, कोई पहली बार नहीं हुआ है। पहले तो ये 3 भाषाएं कंपलसरी थी, हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा। इस बार जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हिंदी कंपलसरी है ही नहीं, ऑप्शनल कर दिया है कि इतनी भाषाओं में से जिसे आप चुनना चाहें, और वो भी छोड़ा है छात्र और अभिभावक पर कि वो जो पढ़ना चाहे और जो पढ़ाना चाहे वो करें। अब हिंदी चूंकि देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, समझे जाने वाले, पढ़ी जाने वाली, इसलिए अध्यापक मिलना ज्यादा आसान है। अब अगर आज उत्तर प्रदेश की सरकार तमिल पढ़ाना चाहे तो उसको ज्यादा शिक्षक मिलेंगे या महाराष्ट्र में हिंदी पढ़ाने वाले को ज्यादा मिलेंगे? अरे ये सवाल पूछा गया, समय खत्म हो गया, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग बात रहेगी और कभी फ्यूचर में इसका डेटा आएगा तो बहुत बहुत अच्छा होगा उस पर बात करना। किसी ने हिंदी के विरोध करते हुए ये सवाल किया कि यूपी और बिहार में बच्चे तीसरी कौन सी भाषा पढ़ेंगे, जो थर्ड लैंग्वेज पढ़ेंगे वो कौन सी भाषा होगी? वो क्योंकि वो ये चाहते हैं कि भाई ठीक है फिर आप यूपी में तमिल पढ़वा के दिखवा दो हमको। नहीं, ये बात वो सवाल मौजूद है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी ज्यादातर तीसरी भाषा के रूप में लोग संस्कृत पढ़ते हैं या कहेंगे उर्दू पढ़ते हैं। तो तमिल, अंग्रेजी मीडियम के जो स्कूल हैं उसमें फॉरेन लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो ये कभी भविष्य में अगर डेटा आएगा, क्योंकि अभी तो ये पॉलिसी लागू हो ही रही है, तो अच्छा रहेगा उस पर बात करना। सर बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में आने के लिए। प्रदीप जी बहुत धन्यवाद आपका अपने प्रोग्राम में आने के लिए।